Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. द डीप डाइव में आपका स्वागत है, जहां हम जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। आज हम यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में उतर रहे हैं। अध्याय 13, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। और शुरू करने से पहले हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को हमारे काम का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें ऐसा कंटेंट बनाने में वाकई बहुत मदद करता है। हम इस प्रक्रिया को न केवल समझेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि यूपीएससी से पिछले वर्षों के प्रश्नों से कैसे जोड़ता है। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, पर यह प्रक्रिया सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये तो पृथ्वी पर जीवन का इंजन है। आखिर एक पत्ता सूरज की रोशनी को हमारे खाने में कैसे बदल देता है? ये सवाल ही इस पूरे अध्याय का सार है, और इसे समझने के लिए हम इसकी सबसे बुनियादी रासायनिक समीकरण से शुरू कर सकते हैं। 6CO2 + 12H2O सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हमें देते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O और 6O2। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि पानी से आती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। कई लोगों को लगता है कि पौधे CO2 लेते हैं और उसमें से O2 निकाल देते हैं। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कॉर्नेलियस वैन नील की ये एक बहुत बड़ी खोज थी। आज भी कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसे साफ साफ समझना जरूरी है। पौधे पानी के अणु को तोड़कर ऑक्सीजन निकालते हैं। और इस समझ तक पहुंचने की कहानी भी किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। 1770 के दशक में जोसेफ प्रीस्टले ने एक बंद बेल जार में एक जलती मोमबत्ती रखी जो बुझ गई। फिर एक चूहा रखा, उसका भी दम घुट गया। लेकिन जब उन्होंने उसी जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। उनका निष्कर्ष था कि पौधे उस हवा को ठीक कर देते हैं जिसे हम खराब करते हैं। प्रिस्टली ने तो बस नींव रखी थी। फिर आए जैन इंगनहूस। उन्होंने बताया कि ये हवा को ठीक करने का काम सिर्फ सूरज की रोशनी में और सिर्फ पौधे के हरे हिस्सों में होता है। और फिर TW एंगलमैन का प्रयोग तो कमाल का था। उन्होंने एक प्रिज्म से रोशनी को 7 रंगों में तोड़कर एक शैवाल पर डाला और फिर देखा कि ऑक्सीजन खाने वाले बैक्टीरिया किन रंगों पर सबसे ज्यादा जमा होते हैं। और बैक्टीरिया नीले और लाल रंग की रोशनी पर टूट पड़े, जिससे हमें पहली बार पता चला कि प्रकाश संश्लेषण इन्हीं रंगों में सबसे ज्यादा होता है। तो इन खोजों ने हमें बताया कि ये सब पौधे की कोशिका के अंदर एक खास जगह पर होता है, क्लोरोप्लास्ट। सही कहा। क्लोरोप्लास्ट को आप पौधे की सोलर पावर्ड किचन या फैक्ट्री समझ सकते हैं। इसके अंदर काम का बंटवारा भी एकदम साफ है। सिक्के जैसे दिखने वाले थाइलाकॉइड्स के ढेर, जिन्हें ग्रैना कहते हैं, में प्रकाश से जुड़ी अभिक्रियाएं होती हैं, और जो खाली जगह या तरल पदार्थ है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, वहां उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके असली भोजन यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को एक 2 भाग वाले नाटक के रूप में देखते हैं ताकि आसानी से याद रहे। एक्ट 1 है सूरज की रोशनी को पकड़ना। इस एक्ट के मुख्य कलाकार कौन है? इस एक्ट के स्टार्स हैं पिगमेंट्स यानी वर्णक। मेन स्टार प्लेयर है क्लोरोफिल A, जो नीले हरे रंग का होता है। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता, इसकी एक पूरी सपोर्टिंग टीम है। क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, ये वो सहायक प्लेयर्स हैं जो उन रंगों की रोशनी को पकड़ते हैं जो स्टार प्लेयर से छूट जाती है, और फिर सारी एनर्जी उसी को पास कर देते हैं। मकसद ये है कि सूरज की रोशनी का कोई भी हिस्सा बर्बाद ना हो। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे देखकर अक्सर डर लगता है, जी स्कीम। किताबों में इसका डायग्राम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड जैसा दिखता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन का सफर है क्या? जरूर। जी स्कीम को प्रकृति का एक छोटा जैविक पावर बैंक चार्जिंग सर्किट समझिए। इसका काम है सूरज की रोशनी की ऊर्जा को 2 केमिकल बैटरियों ATP और NADPH में स्टोर करना। ये ऐसे होता है।
सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 नाम का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाल देता है, मतलब उसे हाई एनर्जी बना देता है। एक मिनट, अगर इलेक्ट्रॉन उछलकर बाहर चला गया तो फोटोसिस्टम 2 में तो एक खाली जगह बन गई होगी। बिल्कुल, और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उस खाली जगह को भरने के लिए पौधा पानी H2O के एक अणु को तोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और साथ में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। तो जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो असल में पानी के टूटने से आती है। वाह, ये तो पूरी समझ ही बदल देता है। तो उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है, जैसे कोई पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो। और जैसे ही वो नीचे आता है अपनी ऊर्जा छोड़ता जाता है, जिससे हमारी पहली केमिकल बैटरी ATP चार्ज हो जाती है। अब ये थका हुआ इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम I के पास पहुंचता है, जिसे सूरज की रोशनी से एक और किक मिलती है और वो फिर से हाई एनर्जी हो जाता है। ये सुपरचार्ज इलेक्ट्रॉन आखिर में हमारी दूसरी बैटरी NADPH को चार्ज करता है। और ये ATP बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है, जिसे कैमियोस्मोसिस कहते हैं। थाइलाकॉइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन की एक दीवार सी बन जाती है। जब ये प्रोटॉन एक खास गेट ATP सिंथेस से होकर गुजरते हैं तो ठीक वैसी ऊर्जा पैदा होती है जैसे बांध के गेट खोलने पर पानी के बहाव से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। तो एक्ट 1 यानी लाइट रिएक्शन का क्लाइमैक्स ATP और NADPH जैसी केमिकल बैटरियों का चार्ज होना है। अब इस नाटक के दूसरे एक्ट में क्या होता है? असली खाना बनाना। अब शुरू होता है एक्ट 2, जिसे कैल्विन चक्र कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। और एक बात साफ कर दूं, इसे डार्क रिएक्शन कहना गलत है। ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। मतलब ये अंधेरे में नहीं होता? नहीं, ये एक्ट 1 की चार्ज की हुई बैटरियों पर यानी ATP और NADPH पर पूरी तरह निर्भर है। इनके बिना ये एक सेकंड भी नहीं चल सकता। तो ये वो स्टेज है जहां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जाता है। एकदम सही। इस चक्र के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, कार्बोक्सिलेशन। इसमें रुबिस्को नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम हवा से CO2 को पकड़कर एक 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल RuBP से जोड़ देता है। दूसरा, अपचयन। इस स्टेप में हमारी चार्ज की हुई बैटरियों ATP और NADPH का इस्तेमाल करके शर्करा यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। और तीसरा है पुनर्जनन, मतलब चक्रों को चालू रखने के लिए RuBP को फिर से बना दिया जाता है, जिसमें थोड़ी और ATP खर्च होती है। आपने रुबिस्को एंजाइम का जिक्र किया। सुना है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। हाँ, और इसकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है। रुबिस्को को CO2 पकड़ना होता है, लेकिन ये कभी-कभी गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। अच्छा? हाँ, सोचिए आपको चाय बनाने के लिए चीनी डालनी थी, पर आपने गलती से नमक डाल दिया। फोटो रेस्पिरेशन कुछ ऐसा ही है, एक बेकार की प्रक्रिया जो पौधे की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। तो इसमें ना शुगर बनती है ना ऊर्जा? कुछ नहीं बनता, उल्टा ATP खर्च हो जाती है। ये तो पौधे के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, खासकर गर्म दिनों में। तो केल्विन साइकिल पौधों का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। लेकिन भारत की गर्म और सूखी जगहों पर पौधों के लिए हालात बहुत मुश्किल होते हैं। क्या उनके पास कोई अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या बेहतरीन सवाल पूछा है। हाँ, बिल्कुल है। मक्का, गन्ना, ज्वार जैसे पौधों ने एक अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है, जिसे C4 मार्ग कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए, C4 पौधों ने CO2 के लिए एक VIP ट्रीटमेंट बना रखा है। वे पहले CO2 को एक बाहरी कमरे मीसोफिल सेल में एक बहुत ही कुशल एंजाइम PP केस से पकड़वाते हैं, जिसे ऑक्सीजन से कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिर CO2 को एक स्पेशल मॉलिक्यूल में बदलकर एक अंदर के सुरक्षित कमरे बंडल शीट सेल में भेजते हैं, जहां रुबिस्को एंजाइम को भरपूर CO2 मिलता है और वो गलती कर ही नहीं पाता। मतलब ये फोटो रेस्पिरेशन वाली बेकार प्रक्रिया से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। ये C4 वाला तरीका तो C3 से कहीं ज्यादा स्मार्ट लगता है। क्या UPSC ने कभी इस एफिशिएंसी के अंतर पर सवाल पूछा है, शायद भारत की फसलों जैसे गन्ना या मक्का के संदर्भ में? बिल्कुल। UPSC सीधे सीधे ये नहीं पूछता कि C4 क्या है, वो एप्लीकेशन पूछता है।
ये समझना कि गर्म और शुष्क जलवायु में C4 पौधे क्यों ज्यादा उत्पादक होते हैं, ये कृषि और पारिस्थितिकी से जुड़े सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। C4 पौधों की ये क्षमता उन्हें C3 पौधों जैसे गेहूं और चावल पर एक बढ़त देती है, खासकर बढ़ते तापमान के संदर्भ में। ठीक है, तो एक PYQ लिंक तो यहीं देख लिया। चलिए अब कुछ और डॉट्स कनेक्ट करते हैं यूपीएससी के नजरिए से। 2013 के प्रीलिम्स का एक सवाल था। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल था कि ठंडे चैम्बर या कोल्ड स्टोरेज में रखे फल लंबे समय तक क्यों ताज़ा रहते हैं। इसका सही जवाब था क्योंकि उनके श्वसन की दर कम हो जाती है। अब देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण से कैसे जुड़ता है। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाता है। ये एक एनाबॉलिक यानी निर्माण प्रक्रिया है। वहीं श्वसन उसी भोजन को ऊर्जा के लिए तोड़ता है। ये एक कैटाबॉलिक यानी विनाश प्रक्रिया है। कोल्ड स्टोरेज इस कैटाबॉलिक प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे फल, जो प्रकाश संश्लेषण का ही एक उत्पाद है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। ये एक शानदार कनेक्शन है। ये दिखाता है कि यूपीएससी अध्यायों को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखता है। एक और उदाहरण है 2013 के ही पेपर से, जो जैव उर्वरक के बारे में था। एक विकल्प था नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है। ये न केवल प्रकाश संश्लेषण करता है बल्कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी स्थिर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों तक सीमित नहीं है। सही है, सूक्ष्म जीव भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर एक यूपीएससी उम्मीदवार को इस अध्याय से मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, C3 और C4 पौधों का अंतर, उनकी बनावट, उनके एंजाइम्स और फोटो रेस्पिरेशन से उनका रिश्ता। दूसरा, लाइट रिएक्शन और कैल्विन चक्र के इनपुट और आउटपुट क्या है। लाइट रिएक्शन में पानी इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन और एनर्जी बनती है। कैल्विन चक्र में CO2 और एनर्जी इस्तेमाल होती है और भोजन बनता है। तीसरा, Z स्कीम का पावर बैंक वाला कॉन्सेप्ट। और चौथा, ये समझना कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी से आती है, CO2 से नहीं। तो आज हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक 2 भाग वाला नाटक है जो क्लोरोप्लास्ट के मंच पर होता है। पहले एक्ट में प्रकाश ऊर्जा को पकड़कर केमिकल बैटरियों में स्टोर किया जाता है और दूसरे एक्ट में उन बैटरियों का इस्तेमाल करके हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से हम सबके लिए भोजन बनाया जाता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे प्रकृति ने C4 मार्ग जैसे अद्भुत अनुकूलन विकसित किए हैं, जो पौधों को मुश्किल हालात में भी फलने फूलने में मदद करते हैं। अब मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। सोचिए, एक पत्ती के अंदर का छोटा सा क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को इतनी कुशलता से पकड़ता है कि हमारी सबसे उन्नत सौर पैनल तकनीक भी उसकी नकल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर हम इस जैविक प्रक्रिया के रहस्यों को पूरी तरह से समझकर इसकी नकल कर पाएं, तो यह ऊर्जा के भविष्य को कैसे बदल सकता है। यह सिर्फ जीव विज्ञान का सवाल नहीं है, यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए हमारी खोज का भी जवाब हो सकता है। एक बहुत ही गहरा विचार। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए YouTube पर पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन हमें ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगले विश्लेषण तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.